लेपर्ड है, लेपर्ड है, लेपर्ड है, लेपर्ड है। ये दोस्तों देखिए लेपर्ड, क्या मस्त व्यू आ रहा है। ये देखिए लेपर्ड, ये लेपर्ड है। ये दोस्तों यही चिल्ला कैनाल पे मिला लेपर्ड अभी हमें। ये जगह मतलब साइटिंग वाली जगह ही है शाम के टाइम पे, और बहुत बढ़िया व्यू आया। हालांकि डैश कैम भी चालू था, लेकिन मैंने कैमरा ऑन किया नहीं था, लेकिन कैमरा ऑन करते करते भी रिकॉर्ड हो गया इसमें। आजकल स्लॉथ बेयर की साइटिंग भी बहुत हो रही है यहाँ पे लोगों को। चलो हमें लेपर्ड की हो गई। तो ये शाम का जो लेट इवनिंग का टाइम होता है दोस्तों, ये होता है इनके हंटिंग का। क्योंकि हमेशा आप देखते हो कि लेपर्ड के निकलने का टाइम 6 बजे से स्टार्ट हो जाता है, और रात के 10-11 बजे तक इनका हंटिंग टाइम होता है। शिकार नहीं मिला तो आराम करेंगे, फिर सुबह 3-4 बजे से फिर एक्टिव हो जाएंगे। शिकार ढूंढ रहा है यहाँ पे। एक बार झाड़ी के अंदर गया, फिर निकल के बाहर आया, थोड़ा सा चला, फिर वो अंदर चला गया। तो बहुत बढ़िया साइटिंग हुई है। अभी दोस्तों ऋषिकेश से निकला हूँ, सामान वगैरह लेने आया था। कल रात को मुझे इसी रोड पे दूसरी तरफ लेपर्ड दिखा था, बड़ा ही सुंदर। और दोस्तों जिम कॉर्बेट ने बोला था कि अगर सबसे सुंदर जानवर मुझसे कोई पूछो तो वो है लेपर्ड, टाइगर नहीं है। और उसका रीज़न बताया था उन्होंने, क्योंकि टाइगर के पीठ पे धारियाँ होती हैं रेडिश ब्राउन कलर पे, और ये ब्राउन कलर पे इस पे फूलों के निशान होते हैं, रोजेट बोलते हैं जिनको, यानी कि गुलाब जैसे फूलों के निशान। इंग्लिश में रोजेट और उर्दू में बोलते हैं गुलदार, यानी कि फूल। गुल का मतलब फूल। तो बहुत ही खूबसूरत जानवर है और एकदम नज़दीक से देखने को मिला। अब यही सवाल आ जाता है दोस्तों कि सड़क पे आ गया, आसपास शिकार की तलाश में था और आसपास सब गांव ही हैं, तो घूम फिर के बात वहीं आ जाएगी, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। क्योंकि आज जितने भी प्रीडेटर्स हैं, चाहे वो टाइगर हो चाहे वो लेपर्ड हो, टाइगर भी बहुत सारे। एग्जैक्टली देखिए, जब हम परसेंटेज की बात करते हैं ना, तो एक तुक्का होता है, तुक्का, स्पेसिफिक परसेंटेज नहीं, लेकिन एक अंदाजा लगाया जाता है ना। तो बोला जाता है कि 70% के आसपास टाइगर भी, चाहे वो लायन हो चाहे वो लेपर्ड हो। लेपर्ड के मामले में तो मेरे ख्याल से और ज़्यादा नंबर होगा परसेंटेज में, कि जो डोमेस्टिक कैटल पे डिपेंडेंट हैं आजकल, कि उनके भोजन का मेन पार्ट जंगली जानवर नहीं है, अब उनके भोजन का मेन पार्ट हो गया है डोमेस्टिक कैटल। अगर तो कोई मेन कोर एरिया में रह रहा है जानवर, जैसे घने जंगल के बीच की टेरिटरी है जो कि डोमिनेंट मेल है, उसके पास तो जंगली जानवर का ऑप्शन है, तो वो तो 100% डिपेंडेंट है वाइल्ड एनिमल्स पे। लेकिन जब हम बोलते हैं ना कि 70%, एक मैंने पहले ही बताया कि अंदाजा है, और उसमें 30% ऐसे हैं जो कि डिपेंडेंट नहीं है। ये वही है जो कि बिल्कुल स्ट्रांग है, जिनके पास बढ़िया टेरिटरी है, जहाँ वाइल्ड लाइफ बहुत ज़्यादा है, पानी का भी साधन है, ग्रासलैंड्स भी बहुत सारे हैं, तो वो तो जंगली जानवर खाते हैं। लेकिन जो टाइगर मेन टेरिटरी पे कैप्चर नहीं कर पाते, वो आसपास बफर एरिया की तरफ जाते हैं। आज भी अगर आप गवर्नमेंट के आंकड़े देखोगे तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 35% टाइगर ऐसे हैं जो कि नेशनल पार्क के बाहर हैं, यानी कि बफर एरिया में है। और बफर एरिया का मतलब है कि वो एरिया वो है जिसे कि इंसान भी इस्तेमाल करते हैं और जानवर भी करते हैं, यानी कि ग्रेजिंग, पशु चराना, इस तरह की चीज़ें होती है। तो वो ज़्यादातर वो जो दूसरे कमज़ोर या जो अभी तक डोमिनेंट बन नहीं पाए या बनने की प्रोसेस में है, वो डोमेस्टिक कैटल का शिकार बहुत करते हैं। लेपर्ड के केस में तो बहुत ज़्यादा होता है नंबर, मेरे ख्याल से अगर एवरेज 70% निकाला जाएगा ना, तो लेपर्ड के केस में, आप अंदाज़ा बता रहा हूँ, 85%। और जब मैं अंदाज़ा बता रहा हूँ तो अंदाज़ा ही है, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई जरिया नहीं है कि मैं कोई स्पेसिफिक आपको नंबर्स बताऊँ, एक बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में हम दोस्तों कितनी बार चर्चा करते रहते हैं अपने इस पे, और बेसिकली
चर्चा मैं जानबूझ के करता हूँ, क्योंकि वही एक चीज़ है कि देखिए अगर हमने वाइल्ड लाइफ का चैनल बनाया, अभी फ़ोन आ गया था एक्चुअली, जो प्रधान जी है ना वो मेरा वेट कर रहे हैं आगे, मेरे साथ ही आए थे ऋषिकेश। कोई नहीं, अपनी चर्चा तो जारी रहेगी। तो दोस्तों, वाइल्ड लाइफ को आज जो टोटल एनवायरनमेंट को जो नुकसान है ना, जिसको कि हम ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का नाम दे देते हैं, उसके बारे में अगर अवेयरनेस आ जाए ना तो काफ़ी हद तक भला हो जाएगा वाइल्ड लाइफ का और इंसानों का। अगर वाइल्ड लाइफ का भला होगा तो इंसानों का भला होगा ही होगा। और इसके लिए मैंने कई बार बताया है कि एक देखिए, वाइल्ड जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं क्यों बढ़ रहे हैं, उसके बारे में जनरली आप चर्चा करोगे तो सारे लोग बोलेंगे भाई जंगल खत्म कर दिए, अब जानवर जाएंगे कहाँ। ठीक है ना, एक पॉइंट। तो जंगल खत्म कर दिए, जानवर जाएंगे कहाँ, इस पे चर्चा करने से क्या होगा, इस पे कुछ करने से होगा ना। और करने से क्या, देखिए जंगल में मेरे आपके हाथ में जंगल को रीस्टोर करने का बहुत बड़ा योगदान हम नहीं दे सकते। केवल हम चर्चा कर सकते हैं, कहीं बैठे हैं चाय पी रहे हैं तो डिस्कशन कर सकते हैं कि हाँ भाई हमें वाइल्ड लाइफ का नॉलेज है, ये है। सोल्यूशन बहुत बड़े लेवल पे नहीं आएगा, छोटे लेवल पे आएगा। छोटा लेवल एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ कि जब राम सेतु बना रहे थे रामचंद्र जी, तो सारे लोग लगे थे, वानर सेना लगी थी पुल बनाने में। नल और नील दो वानर थे जिनको ये वरदान प्राप्त था कि अगर वो किसी भी पत्थर को छू देंगे तो वो तैरने लगेगा। तो उनके हाथ से छू छू के पत्थर गिरा रहे थे, लेकिन पत्थर इधर से उधर फैल जाते थे। तो उसका तरीका उन्होंने निकाला कि एक पे रा लिखते थे, एक पे माँ लिखते थे, तो वो पत्थर आपस में जुड़ जाते थे। ये सिर्फ मान्यता की बात कर रहे हैं हम कि भाई जो मैं बता रहा हूँ कि उसका आप साइंटिफिक मत निकालना कि। तो बताया जाता है कि एक गिलहरी देख रही थी, तो मैं लाइट जला देता हूँ तो आपको थोड़ा सा बेहतर व्यू आएगा। अभी तो कोई फर्क नहीं पड़ा इस पे। तो वो क्या करती थी कि अपनी पूंछ को पानी में, अपनी पूंछ को डुबोती थी समुद्र में और फिर रेत में लोट लगाती थी और उसके बाद वापस समुद्र में। तो उसकी पूंछ पे जितने रेत के पत्थर चिपक जाते थे तो वो योगदान दे रही थी छोटा सा। और बाद में बताते हैं कि रामचंद्र जी ने प्यार से उसकी पीठ पे उंगलियां फेरी, तो वही उंगलियों के निशान आज बने हुए, ये मान्यता है। समझाने के लिए बोला है मैंने आपको, इसको आप धर्म से मत जोड़िएगा कि जितना वो गिलहरी योगदान दे सकती थी ना राम सेतु को बनाने में, बस ये जो आप फॉरेस्ट रिस्टोरेशन में जो हम आम जनता कर सकते हैं, बस उतना ही कर सकते हैं। कैसे, आप देखिए अभी जंगल, इधर भी जंगल है, इधर भी जंगल है। यहाँ पे आप कैसे जंगल लगाओगे? पहली बात तो नेशनल पार्क में जंगल लगाना अलाउड नहीं है। आप नेशनल पार्क में चाहो कि मैं बीज बो दूं, पेड़ लगा दूं, ये अथॉरिटी नहीं है आपको। ना तो आप कोई पेड़ काट सकते हो, ना ही आप कोई पेड़ लगा सकते हो। और वो लगाना ठीक भी नहीं है। अगर आप लगाओगे तो जंगल का नुकसान करोगे। कैसे करोगे कि एक ग्रासलैंड है नेशनल पार्क में, आप सोचोगे कि भाई मैं इसमें, ये ग्रासलैंड है, इसमें मैं पेड़ लगा देता हूँ, लेकिन वो ग्रासलैंड बहुत जरूरी है डियर के लिए, और आपने वहां पे पेड़ उगा दिया, जंगल कर दिया, वो इकोसिस्टम को आपने डैमेज कर दिया। इसका एक मैं बहुत बढ़िया एग्जांपल आपको बताता हूँ। झिरना जोन का नाम सुना आपने, जिम कॉर्बेट में बड़ी फेमस जोन है आज। लेकिन जब अब मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था टूर मैनेजमेंट का 2005 के आसपास, तो झिरना सबसे खराब जोन माना जाता था। उस टाइम पे जब सफारी बुक होती थी, हमारे ऑफिस से कोई करता था, सब लोग की डिमांड होती थी कि हमें बिजरानी चाहिए, झिरना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि झिरना, मैं पहले देख लूं कहाँ है वो प्रधान जी। अभी प्रधान जी को फोन किया, वो आगे कहीं वेट कर रहे हैं मेरा। तो दोस्तों, जो झिरना जोन है पहले बिल्कुल डिमांड नहीं थी। पहले जो भी टूरिस्ट जाते थे 2005 के आसपास, यानी कि आज से 20 साल पहले, उनकी डिमांड, डिकाला तो अलग चीज़ है, डिकाला तो जो नाइट स्टे कर रहे हैं वही रह सकते थे, या फिर कैंटर सफारी, वो तो आज भी चल रहा है। जिप्सी सफारी में फर्स्ट प्रायोरिटी थी बिजरानी, उसके बाद दुर्गा देवी, फिर झिरना। तब ये ढेला जोन, फाटो, गर्जिया, ये सब होते नहीं थे उस टाइम पे। तो उसका रीजन क्या था कि
झिरना जोन को लोग बेकार मानते थे। उसका रीजन था कि पहले झिरना एक गांव था, उसको जो हम कहते हैं ना कि फॉरेस्ट को रीस्टोर करना है, तो जो मैंने बोला ना कि हम लोगों के हाथ में इतना ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ जी, आ जाओ आगे, कहाँ हो आप? मैं आगे आ रहा हूँ इधर, अभी जहाँ ईंटें रखी है वहां पहुंच गया। हाँ ठीक है, मैं उससे थोड़े से आ जाऊँ। हाँ ठीक है, ठीक। तो जो मैंने बोला कि फॉरेस्ट को रीस्टोर करने में गिलहरी जैसा ही योगदान हो सकता है, तो मैंने गवर्नमेंट के लिए नहीं बोला, ये आम इंसान के लिए, हम आपके लिए बोला है। गवर्नमेंट तो रीस्टोर कर देती है, गवर्नमेंट जैसे गांव बाहर कर देती है, तो वो झिरना वही है, गवर्नमेंट ने रीस्टोर किया जंगल को। एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, मुझे ध्यान में आ गया। तो वो गांव को बसाया था ऐसे, आपने देखा होगा कि कान्हा में भी जब मैं सफारी करने गया था तो वहाँ बहुत बड़े बड़े ग्रासलैंड्स हैं। तो वो पहले गांव होते थे, गाइड ने बताया भी था, और उसके बाद में वो जब गांव को बसा हटा दिया वहाँ से, तो जो खेत की जगह होती थी ना, उसमें बड़े अच्छे ग्रासलैंड्स उग गए या उगा दिए गए, गवर्नमेंट ने उगा दिए। वो जानवरों के लिए बहुत अच्छा हो गया, तो वाइल्ड लाइफ बहुत अच्छी पनप गई वहाँ पे। ऐसा ही केस हुआ था झिरना में कि जब वहां से गांव हटा दिए गए तो जो खेत थे वो बड़े अच्छे ग्रासलैंड बन गए। तो वहां वाइल्ड लाइफ बहुत अच्छी पनपी, और इतनी बढ़िया पनपी कि मतलब मुझे उस टाइम पे मुझे बताया गया था, जरूरी नहीं कि बात ऑथेंटिक हो, लेकिन जो मेरी जानकारी में वो बता रहा हूँ कि बिजरानी की भी वाइल्ड लाइफ मूव कर गई झिरना की तरफ, क्योंकि ग्रासलैंड्स इतने बढ़िया हो गए। जब हर्बीवोरस वहां मूव कर गए तो फिर कार्निवोरस भी मूव कर गए। तो इस तरीके से एक टाइम पे जो बहुत ही खराब सफारी जोन मानी जाती थी, आज वो बहुत अच्छी मानी जाती है टाइगर साइटिंग के लिए। अच्छा, यही वजह है कि जो झिरना सफारी जोन है ये बारिशों में भी खुला रहता है, क्योंकि वो पहले कभी गांव होता था, तो वहां जो है सफारी करने के रास्ते बेटर हैं, इसलिए मॉनसून में जब बिजरानी बंद हो जाता है। अदरवाइज क्या रीजन है कि ये मिल गए प्रधान जी। बैठो बैठो, मैं वीडियो बनाते हुए चल रहा हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है। तो दोस्तों जब ये गवर्नमेंट ने बनाया, उसको गांव को बाहर बसा दिया, ग्रासलैंड से वो बन गया, तो रास्ते तो बढ़िया रहे इसलिए। वरना क्या रीजन है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो एक ही मैनेजमेंट है, वो बारिश में झिरना जोन को खोल के रखते हैं और वो बिजरानी को बंद रखते हैं। और जो 1 अक्टूबर से बिजरानी को खोल देते हैं, वो ढिकाला को खोलते हैं 15 नवंबर को। उसका रीजन है कि ढिकाला बहुत ज्यादा इंटीरियर में है, वहां के सफारी के रूट्स बनाने में टाइम लग जाता है। ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि सफारी ओपन कर दी और टूरिस्ट की गाड़ी फंस गई, हाथियों ने चार्ज कर दिया, किसी की जान पे बनाए। इसी तरीके से राजा जी नेशनल पार्क है, यहाँ भी 15 नवंबर को खुलने का रीजन क्या है कि यहाँ भी बड़े उबड़ खाबड़ से रास्ते आते हैं। जैसे अगर चिल्ला सफारी जोन की बात भी करोगे तो पहले ग्रासलैंड्स आते हैं, फिर पहाड़ आता है, फिर डेंस फॉरेस्ट आता है। तो रास्ते वो पहाड़ वाले एरिया के बनाने में बड़ा टाइम लगता है, तो वो 1 अक्टूबर को चालू नहीं कर पाते उसको। तो ये वजह है, मैंने पहले भी अपने कई वीडियो में बताया कि क्या वजह है कि कहीं पे तो सफारी 1 अक्टूबर खुल जाती है, कहीं पे वो 15 नवंबर खुलती है। तो झिरना में सफारी पूरे साल चलने का वजह, मानसून में भी चलने की वजह यह है कि कभी वो गांव होता था, सरकार ने खाली करा दिया। जो खेत थे ग्रासलैंड बहुत बढ़िया बन गए, वाइल्ड लाइफ हर्बीवोरस जानवरों के मजे आ गए, इतनी बड़ी बड़ी बढ़िया घास, और उसके चलते कार्निवोरस आ गए। तो ये जो रिस्टोरेशन है ये गवर्नमेंट ने किया। गवर्नमेंट तो बहुत अच्छे से कर सकती है, लेकिन हम आप अगर करेंगे तो हमारी हैसियत वो गिलहरी के बराबर है जो राम सेतु में रामचंद्र जी के पुल के बनाने की जा रही थी। क्योंकि आपके पास अथॉरिटी नहीं है, आप ज्यादा क्या कर दोगे। अगर आपके पास एक प्राइवेट लैंड पड़ी है जंगल के पास में, तो आप उसमें प्लांटेशन कर दोगे, ठीक है ना। वो जब करोगे तो उसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट होंगे, कुछ नेगेटिव भी होंगे। पॉजिटिव ये है कि आपने अच्छा काम कर दिया, नेगेटिव ये है कि उसके चलते अगर आपने अपने खेत में किया ना, पड़ोस वाला ऑब्जेक्शन उठाएगा कि भाई तुम्हारे चलते जानवर आ रहे हैं, हमारी फसल को खा रहे हैं। तो हम आप कर सकते हैं प्लांटेशन, जहाँ पे कुछ बंजर जमीन है कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं है।
ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को रोकने में जो एक मेजर कारण है कि जंगल कम हो गए, सरकार कर सकती, हम आप नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो कर रहे हैं जो हम आप कर सकते हैं। जो काम सरकार का है उसमें हम क्या करेंगे। इसी तरीके से दूसरा हो गया कि जी गांव बस गए, जंगल के अंदर गांव बस गए। देखिए जो बस गए तो बस गए, क्या आप उन्हें खाली करा सकते हो? जो अवैध गांव है उन्हें तो आप खाली करा सकते हो, ठीक है। जो जैसे मान लीजिए कई जगह सरिस्का में खाली करा है, बहुत सारे नेशनल पार्क में गांव खाली कराए गए हैं। लेकिन वो जो देखिए सामने जानवर है इस जगह पे आज, अरे बाप रे बहुत बड़ा हर्ड है ये। शायद ये एक तो ये सांबर डियर खड़ा देखिए बहुत बड़ा सा, इस जगह पे रेगुलर घूम रहा है। और आगे है ये देखिए भागा यहाँ से, और आगे है स्पॉटेड डियर ये। तो इसीलिए टाइगर की मूवमेंट बहुत ज्यादा बढ़ रही है दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि ये हर्बीवोरस जानवर बढ़ रहा है। अच्छी बात है, ये खराब बात नहीं है, लेकिन ये भी ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का कारण है। यहाँ देखिए दिख रहे होंगे आपको, ये अब पास में कौड़िया गांव है। अब रात को ये जाएंगे फसलों के चक्कर में, तो आदमी से इसका कॉन्फ्लिक्ट होगा ना। तो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ टाइगर, लेपर्ड से और हाथी से नहीं होता, डियर से भी होता है। तो जो मैं आपको बता रहा था कि मान लीजिए गांव है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो। जो गांव प्रॉपर गांव है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ मैंने आपको पहले बताया कि 70% जानवर आज डोमेस्टिक कैटल, गाय बैल भैंस बकरी कुत्ते, इन पे डिपेंडेंट है। तो आप गांव को जितना दूर ले जाओगे वाइल्ड लाइफ उतने नजदीक आती जाएगी। ये सोल्यूशन नहीं है कि आप गांव हटा दोगे। जंगल के बीच में थे, मान लीजिए वन गुजरों की बस्ती थी, उनको सरकार हटा के एस्टेब्लिश कर रही, वो अलग बात है। या कभी नेशनल पार्क डिक्लेयर किया और उसके बीच में गांव आ गया, जैसे कि कूनो नेशनल पार्क के आसपास भी हुआ था कि गांवों से बातचीत करके ऐसा हटाया गया था, और बहुत सारे नेशनल पार्क में किया गया। अगर मैं वो डिस्कशन करने लगूंगा ना तो अपने टॉपिक से भटक जाऊंगा, क्योंकि आज मेरे दिमाग में बड़ी इंपॉर्टेंट बात आई है। तो गांव को हटाना सोल्यूशन नहीं है कि गांव को ये एक मैग्नेट की तरह, चुंबक की तरह है कि चुंबक हटाओगे लोहा पीछे पीछे आएगा। इस तरह से गांव को जहां ले जाओगे, इसका एक एग्जांपल मैं रिमाइंड करा दूं, हालांकि मैंने पहले बताया है कि गुजरात में गिर नेशनल पार्क में मालधारी लोग रहते थे। जैसे यहाँ राजाजी नेशनल पार्क में वन गुजर रहते हैं, वो मालधारी थे। तो जंगल के बीचों बीच रहते थे और लायन अक्सर उनकी भैंसें मार देते थे। बदले की कार्रवाई वो क्यों नहीं करते थे कि सरकार उनको मुआवजा दे देती थी। लेकिन धीरे धीरे मुख्य धारा में आने के लिए, जैसे कि अभी मैं वन गुजरों की शादी में गया था, तो आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो आज रात को वही वीडियो पब्लिश होगा वन गुजरों की शादी का। उसमें उन्होंने अपनी समस्याएं भी बताई है कि वो चाहते हैं, क्योंकि उनके बच्चे जाते हैं जंगल में 3-3 किलोमीटर पढ़ने जाते हैं, गांव के पास में हाथी कई बार दौड़ा लेते हैं, प्रॉब्लम होता है। तो इसी तरह से मालधारी लोग भी मुख्य धारा में आना चाहते थे। आगे गांव से दूर बसे तो धीरे धीरे लायन भी गांव जंगल छोड़ के गांव की तरफ आ गए, क्योंकि उन्हें भैंसें मिलनी बंद हो गई और डियर को मारने में मेहनत करनी पड़ती है। एक डियर को मारोगे तो जितना खाना मिलेगा, अगर एक भैंस या गाय को मार दोगे तो ज्यादा खाना मिलेगा, गाय भाग भी नहीं पाती। तो गांव को जंगल के से हटा देना सोल्यूशन नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि अपने चैनल पे तो जो मैं बोलता हूँ वो मेरा अपना ही ख्याल होगा, व्यक्तिगत है ना। तो आप जैसे जैसे गांव को जितनी दूर ले जाओगे, ये लेपर्ड, ये टाइगर उतना जाएंगे उसके नजदीक, क्योंकि उनको वहां इजी मील मिलता है। ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट गांव को हटाने से नहीं हटेगा। आज देखिए सामने आजकल बड़ी अच्छी वाइल्ड लाइफ दिख रही है, सामने भी आंखें चमक रही हैं, अगर आपको दिख रही होंगी, गाड़ी की हेडलाइट नहीं जाएगी। सांबर डियर ही है, और सांबर डियर काफी सारे बढ़ गए हैं, इसका मतलब है टाइगर का पर्याप्त मात्रा में भोजन है। तो अब दूसरा दोस्तों की ये भी प्रॉब्लम वो हो गई जो हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि पहली बात तो गांव आप हटा नहीं सकते, गवर्नमेंट हटा सकती है अगर हटाने लायक गांव है, अवैध गांव है तो। अब सवाल उठता है क्लाइमेट चेंज। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट का एक बहुत बड़ा रीजन है क्लाइमेट चेंज। एग्जाम्पल के लिए बता दूं कि मान लीजिए गर्मी बढ़ रही है, समुद्र तल बढ़ रहा है, तो जो जमीन डूब रही है, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था लखपत सिंह रावत जी ने कि टिहरी डैम बना, बहुत सारे गांव डूब गए, बहुत सारे शहर डूब गए, बहुत सारी जमीन डूब गई। तो लेपर्ड जो इस इलाके में थे वो थोड़े डूबे, जैसे जैसे पानी का लेवल बढ़ने लगा वो ऊपर चले गए, दूसरे गांवों की तरफ चले गए। तो जब इस तरीके से, ये तो आदमी ने क्लाइमेट चेंज कर दिया,
है ना। देखिए, डैम बनने के फायदे भी बहुत हैं, डैम बनने के नुकसान भी बहुत हैं। डैम बनने के फायदे ये है कि एक बार एक मीटिंग में मैं गया था, उस टाइम पे मुख्यमंत्री होते थे हरीश रावत जी, तो मैंने बताया था एक बार आपको। तो जब मैं वहाँ बैठा था तो एक बात आई थी, मैंने तो खैर दूसरा सवाल पूछा था कि राजाजी नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व का दर्जा कब दिया जाएगा। उन्होंने कहा बहुत जल्दी, ये 2015 के पहले की बात है और बड़ी जल्दी डिक्लेयर हो भी गया था। तो लेकिन किसी और ने क्वेश्चन पूछा था वहाँ पे कि ये डैम बन रहे हैं, इससे बड़ा नुकसान हो रहा है। उन्होंने जो क्वेश्चन किया था कि डैम के बनने से बादल फटने की घटनाएं बहुत हो रही हैं उत्तराखंड में, क्योंकि इतना सारी वाटर बॉडी आ गई जो वहाँ थी नहीं। अब सूरज की गर्मी से भाप बनती है, भाप बनती है तो फिर वो बादल फॉर्म होते हैं तो वो फटते हैं, ऐसा कहना था। दूसरा एक रीजन होता है कि भूकंप बहुत आते हैं। क्यों? आप समझो कि टिहरी डैम में कितना सारा पानी है। टिहरी डैम की गहराई है करीब 900 फीट, 900 फीट, और अगर आपको एक बाल्टी पानी उठाने के लिए बोल दिया जाए तो उसका वजन कितना होता है? आपके सिर पे 10 बाल्टी रख दी जाए तो आपकी तो हालत खराब हो जाएगी। उस जमीन पे जहां उसको वो जो कि वजन उठाने के लिए बनी नहीं थी, वो तो एक पहाड़ थे, और आपको मालूम है हिमालय के पहाड़ सबसे कच्चे पहाड़ हैं। अरावली, विंध्याचल सबसे पुराने पहाड़ हैं, और सबसे मतलब अगर बुजुर्ग पहाड़ की बात करोगे तो अरावली, विंध्याचल, और अगर बच्चे पहाड़ की बात करोगे तो हिमालय, जो कि अभी भी ग्रो हो रहा है और कच्चा पहाड़ है। तो वो हिमालय तो है, हिमालयन फुटहिल्स तो है, ये टिहरी डैम भी जो है। तो उस पे आपने इतना लोड डाल दिया जिसको कि आदत नहीं थी वजन उठाने की। एक बच्चे को आपने एक बाल्टी नहीं 10 बाल्टी उसके ऊपर रख दिया, उसके ऊपर इम्पैक्ट तो आएगा। जमीन के अंदर प्लेटें होती हैं, आपको मालूम है। अब इतना सारा वजन डाल दिया तो प्लेटें धीरे 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 वजन से या तो टूटेंगी या चटकेंगी या सरकेंगी। अभी सामने भी आंखें चमकी हैं दोस्तों, सामने भी वाइल्ड लाइफ है। ये बहुत देखिए, हम वाइल्ड लाइफ की बातें कर रहे हैं और ऐसे में इतनी सारी वाइल्ड लाइफ दिखना बहुत बढ़िया बात है। तो वो जब चटकेगी तो भूकंप आएगा, तो भूकंप आएगा तो ये इम्पैक्ट था। तो जब हरीश रावत जी से ये बात पूछी गई थी तो उन्होंने कहा था, देखिए बांध बनाने के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। ये आपने नुकसान गिरा है। एक फायदा जो बिजली है वो फायदा है, लेकिन उन्होंने कहा था कि जब केदारनाथ में जो आपदा आई थी, अगर टिहरी डैम नहीं होता तो आज हम ऋषिकेश, देहरादून, हरिद्वार, इन शहरों को नक्शे में देख रहे होते। ये शहर बचे नहीं होते केदारनाथ की आपदा के बाद, क्योंकि वो सारे पानी के इम्पैक्ट को टिहरी डैम ने रोक लिया था, आगे नहीं जाने दिया था। तो ये बात भी है। तो फायदे नुकसान, तो मैं बांध की बात पता नहीं कहाँ से आगे भटक के मैं बता रहा था कि क्लाइमेट चेंज जो होता है उसका भी ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट में बहुत असर होता है। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया, ये तो आदमी का किया हुआ है। प्रकृति का भी किया होता है, जैसे कि समुद्र का तल बढ़ रहा है, जमीनें डूब रही हैं, तो जो वहाँ की वाइल्ड लाइफ वो कहाँ जाएगी? वो ऊपर जाएगी। तो पहले जो उसका इलाका था वो गांव की तरफ, शहरों की तरफ जाएगी। एक एग्जांपल के लिए मुझे याद आ रहा है, मैं बता देता हूँ, पोलर बेयर, ध्रुवीय भालू। इसमें भी दोस्तों एक बात बता दूं कि कई बार लोगों को ये होता है कि भाई पोलर बेयर यानी कि ध्रुवीय भालू पेंगुइन को क्यों नहीं खा लेते? पेंगुइन इतनी सारी होती है जब उनको खाने की कमी है। देखिए दोस्तों, पेंगुइन मिलती है साउथ पोल में, अंटार्कटिका में, और पोलर बेयर मिलता है नॉर्थ पोल पे, आर्कटिक रीजन में। ये दोनों रहते बर्फ में है, लेकिन एक पृथ्वी के ऊपर, एक पृथ्वी के नीचे, इनका आपस में कोई मेल जोल नहीं है। तो अगर पोलर बेयर की बात करेंगे कि बर्फ पिघल रही है, तो वो अभी बीच में एक भालू आ गया था, पोलर बेयर, मेरे ग्रीनलैंड में आ गया था कि आइसलैंड में आ गया था। तो एक ही था और वो पूरा गांव खाली हो गया था, लेकिन अकेली एक लेडी रहती थी वहाँ पे, और वहाँ की पुलिस ने इमीडिएटली शूट कर दिया था, ये मान के कि इस अकेली लेडी की जान कोई खतरा है। अभी तक उसने कोई अटैक किया नहीं था, लेकिन उनका कहना था कि इसको खाना तो मिलेगा नहीं यहाँ पे, तो पक्का इंसान को मारेगा। तो उस इंसान की जान को बचाने के लिए उस पोलर बेयर को मार दिया गया था। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ अगर टाइगर भी मैन ईटर होता है तो NTCA की परमिशन लगती है। अगर ये आपका लेपर्ड भी मैन ईटर होता है तो ऐसा नहीं है कि DFO के हाथ पावर है, परमिशन ऊपर से आती है, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से आती है। इसमें मेरे ख्याल से NTCA इन्वॉल्व नहीं होता क्योंकि टाइगर नहीं है, लेकिन परमिशन लगती है। ऐसा नहीं है कि अगर फॉरेस्ट ऑफिसर कोई जा रहा है तो उसको अथॉरिटी है कि गोली मार दे, ऑन द स्पॉट डिसीजन नहीं ले सकता। पुलिस को तो बिल्कुल नहीं है। हालांकि अभी उदयपुर में पुलिस की गोली से लेपर्ड मरा, लेकिन वो ड्यूटी लगाई गई थी, पुलिस को ड्यूटी लगाई गई थी, पावर दिए गए थे।
तो वहां पे मार दिया उन्होंने एक पोलर बेयर को, ये मान के कि कल को खतरा बन जाएगा। तो ये भी तो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट ही था, और ये जो उसका रीजन था कि बर्फ पिघल रही थी। उस भालू का कोई कसूर नहीं था, कसूर ये था कि बर्फ पिघल रही थी, उसको खाना नहीं मिल रहा था उसकी जगह। क्योंकि देखिए जब बर्फ पिघलेगी तो उसकी जमीन कम हो जाएगी ना, बर्फ पे रहता है वो। और पानी जो है, ऐसा नहीं कि वो तैर नहीं लेता, बहुत बढ़िया तरीके से तैर लेता है, लेकिन जो पोलर बेयर होता है उसके जो बाल होते हैं ना, जो हमको दिखता है पोलर बेयर सफेद रंग का, लेकिन एक्चुअली सफेद रंग का नहीं होता, वो ट्रांसपेरेंट कलर का होता है। और दोस्तों मैं एक खास बात बता दूं, पोलर बेयर की जो स्किन होती है ना, काले रंग की होती है। अगर आप उसके पैर देखोगे, पैरों के वो काले होंगे। अगर आप उसकी स्किन को उतारोगे ना उस तरह से, काले रंग की निकलेगी। जैसे टाइगर की स्किन को अगर आप उतारोगे तो टाइगर की स्किन उसी कलर की निकलेगी, जैसे कि क्रीम कलर की निकलेगी, लेकिन उस पर जहां जहां काली धारियां, स्किन पे भी काली धारियां मिलेंगी। तो वो पोलर बेयर की ब्लैक स्किन होती है। नाक भी देखोगे तो ब्लैक है, क्योंकि वो हवा का इम्पैक्ट होता है। जब बाल इतने आपस में जुड़े हुए होते हैं तो वो हमें वाइट लगता है। तो जब वो पानी में तैरता है तो उसके बालों, जो उसके बाल जो एक वो बनाते हैं ना, एक वो बना लेते हैं क्या, आपस में जुड़ के एक हवा को पैक कर लेते हैं, जिसकी वजह से उसे ठंड नहीं लगती। वो बहुत ज़्यादा देर अगर पानी में रहेगा तो उसे ठंड लगने लगती है। इसीलिए पोलर बेयर अपने बच्चों को पानी में नहीं तैराता, अगर वो तैराएगा तो बच्चे मर जाएंगे। तो पोलर बेयर की एक लिमिट है पानी में तैरने की। अगर वो बर्फ के ऊपर आ जाएगा तो वो उसकी सूख जाएगा, सूख क्या जाएगा, बर्फ ही जम जाएगी, तो वो उसको गर्मी नहीं, उसको ठंड नहीं लगेगी। पानी में रहेगा तो मर जाएगा, बहुत टाइम रहेगा तो उसकी मजबूरी है कि अगर बर्फ पिघल रही है तो वो जहाँ बर्फ है, जमीन है, वहाँ आए। तो अब ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है दोस्तों, इसमें आप क्या कर सकते हो? ना सरकार कुछ कर सकती है, बहुत लंबे इम्पैक्ट है ना, इतने लंबे इम्पैक्ट है कि वो 300 साल बाद उसका असर दिखेगा। तो फिर वो बहुत लंबा इम्पैक्ट हो गया। हालांकि अगर देखिए मैं भटक गया हूँ अपने टॉपिक से, लेकिन जो पोलर बेयर की बात है तो उसमें क्या है, वहाँ कुछ केमिकल फैक्ट्रीज वगैरह भी लगा दी हैं, वो वजह भी है बर्फ के पिघलने की। तो वो तो सरकार रोकेगी। क्लाइमेट चेंज को भी हम आप आम आदमी कुछ नहीं कर पाएंगे ज़्यादा। बस हम ये कर सकते कि हम थोड़ा अपना पोल्यूशन या इस तरह की चीज़ें कम करें। लेकिन मैंने बताया ना, ये सारे प्रयास उस गिलहरी के प्रयास के बराबर है जो रामचंद्र जी का राम सेतु बनाने में मदद कर रही थी। एक और रीज़न है, ये है आपका जो पोल्यूशन है, एक तो बड़ा पोल्यूशन और एक है प्लास्टिक पोल्यूशन। प्लास्टिक पोल्यूशन को रोकने में हम आप कर सकते हैं। प्लास्टिक के मैन्युफैक्चरिंग पे तो हम कुछ नहीं कर सकते, रोकना नहीं रोकना भी गवर्नमेंट के हाथ में है। अगर वो चीज़ बन के मिलेगी तो इस्तेमाल होगी। ये जो आप जंगल में घूमने आते हो, मैं जंगल में चल रहा हूँ, यहाँ पे अक्सर आपको प्लास्टिक के पैकेट पड़े मिल जाएंगे, बियर की बोतल, कैन पड़े मिल जाएंगे। अगर आप इसको नहीं फेंकोगे, ये डायरेक्ट इम्पैक्ट है जो आप ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को रोक सकते हो। वो कैसे? कि जब इसको डियर खाएगा, आपने देखा एक गाय को मारा था अभी अपने वहीं पे, और 1 साल से जहाँ पे मारा था वहाँ उसके पेट से निकली हुई पॉलिथीन पड़ी हुई है। वो जो प्रेम लाला के आगे मारा था, मैंने दिखाया था, जब लेपर्ड भी नजर आया था, वो पॉलिथीन वहीं की वहीं पड़ी है। तो उस गाय को जब लेपर्ड ने मारा, उसके पेट से इतनी सारी पॉलिथीन निकली। नहीं मारा होता तो उस गाय के अंदर वो पॉलिथीन कैरी कर रही थी। ऐसे ही जब आप जंगल में कुछ फेंक देते हो ना, रैपर्स, आप रैपर फेंकते हो चिप्स का, डियर उसको खा लेता है, उसको बड़ी बड़ी बढ़िया सी खुशबू आ रही होती है, ऐसा खाना जो उसने कभी खाया नहीं। ये जेसीबी आ रही कहीं से काम करके, कहाँ से आ रही है हमारे प्रधान जी को मालूम होगा, पता नहीं कहाँ से, आपको भी नहीं मालूम। तो ये दोस्तों, जब वो चिप्स के पैकेट में खुशबू आएगी वो खाएगा, वो उसको नहीं मालूम कि क्या, उसको तो उसमें तो आपने चिप्स तो आप खा गए, छोड़ी तो है नहीं, उसको तो स्मेल आ रही है, उसके साथ वो जीभ में लपेटेगा, उसको खा जाएगा। अब जब उसको खा जाएगा, उसके पेट में जमा होती जाएगी, ऐसे ही पॉलिथीन जमा होती जाएगी। अब क्या होगा, धीरे धीरे उसके पेट में दर्द होगा, डॉक्टर तो है नहीं, इलाज होगा नहीं। अब टाइगर उसके पीछे भागेगा, ये ठीक से भाग नहीं पाएगा, पकड़ लेगा, तो इसकी जान चली गई। जो अच्छे से भाग सकता था, जान चली गई आपकी वजह से, ठीक है ना। वो अगर आप अपने आप को रोक ले, डायरेक्ट इम्पैक्ट है जो मैं बता रहा हूँ। ये कोई क्लाइमेट चेंज वाली बात नहीं है, ये है पोल्यूशन। दूसरा है साउंड पोल्यूशन। और दूसरा पोल्यूशन क्या है, जैसे आप टॉर्च मारते हो, जैसे अभी हम गाड़ी से जा रहे हैं, देखिए इसका तो कुछ किया नहीं जा सकता। अगर तो आप बोलोगे कि भाई गाड़ी की लाइट बंद करके चलो, तो गाड़ी टकरा जाएगी, इसमें क्या किया जा सकता है।
लेकिन अगर आप गाड़ी, और इसमें अभी आपने देखा इतनी सारी आंखें चमक रही थी, लेकिन ना तो मैंने गाड़ी उधर मोड़ी जब आपको दिखाया और हम चलते बने। उन जानवरों को भी मालूम था कि भाई ये गाड़ी इधर आने वाली, तो दूरी बना के, वो भी हैबिचुअल हैं, उन्हें मालूम है कि भाई इस रोड पे नहीं आना, यहाँ गाड़ी आती है, या उन्होंने दूर से लाइट देख ली वो साइड हो गए, ये उनकी चॉइस है। लेकिन वहाँ मैं गाड़ी रोक के टॉर्च मारूं तो उनके पास चॉइस नहीं है, उनकी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं, उनकी रेटिना पे भी असर पड़ता है, और जब वो साइड में हो गए, अब उनके ऊपर टॉर्च आ रही है, वो सोचते हैं अब मैं कहाँ जाऊँ, ठीक है ना। फिर वो इरिटेट भी होते हैं। ये एक रीजन होता है जो हमारा आपका टकराव होता है, जो जानवर और हमारे बीच का टकराव होता है। क्योंकि दोस्तों देखिए, जब हम ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं बहुत ज़्यादा चर्चा होती है, लेकिन अगर आप दिल्ली में देखोगे, क्योंकि मैं दिल्ली में तो बहुत रहा, जब मैंने इंदिरापुरम में फ्लैट खरीदा, अब तो मेरे पास 2 पार्किंग है, अपनी गाड़ी वहीं खड़ी होगी जहाँ रखनी है। दिल्ली में ऐसा नहीं होता, वहाँ 3-3 मंजिल के फ्लोर बने हुए हैं, गाड़ी की पार्किंग है नहीं, नीचे सड़क पे खड़ी करनी है, और अक्सर लोगों के झगड़े होते हैं, और वो झगड़े होंगे, कई बार मारपीट होती है, कई बार मर्डर भी हो जाते हैं, आप अखबार में सुनते होंगे, लेकिन वो खबर छपती है, चली जाती है, उस पर ऐसा कोई चर्चा नहीं होता कि हमें पार्किंग की प्रॉब्लम को निपटाने के लिए हमें चर्चा करनी है। क्यों? क्योंकि दोनों आदमी हैं, दोनों समझ सकते हैं। ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट भी वही है, पड़ोसियों के बीच का संघर्ष ही है। ये जानवर जो खेतों में आ रहे हैं तो पड़ोसी तो हैं, जो गांव के आदमी रह रहे हैं, वो दिल्ली के शहरों में तो नहीं आ रहे जानवर, वो आ रहे हैं जंगल के किनारे के गांव में, तो दोनों पड़ोसी है, जंगल का जानवर और आदमी। प्रॉब्लम यह है कि आदमी को समझाया जा सकता है, जानवर को समझाया नहीं जा सकता। जानवर को समझाया जा सकता है और आदमी समझने को तैयार नहीं है। ये प्रॉब्लम है कि हम कितना ही समझा दें, लेकिन जब अब चिप्स फेंकने की बारी आएगी तो चिप्स हम फेंक देंगे, कि अकेले हमारे चिप्स फेंकने से थोड़ी ना फर्क पड़ता है, इतने सारे लोग और भी तो फेंक रहे हैं। तो ये डायरेक्ट इम्पैक्ट है कि जो आप वाइल्ड लाइफ जो डिस्टर्ब होती है, तो जो समझाना है हमें इंसानों को समझाना है, और वो काम करना है जिससे डायरेक्ट हम असर डाल सके। तो वो फर्क है कि हम ये नॉइस पोल्यूशन रोके, हम जंगल में बेवजह हॉर्न ना बजाए। वो बिदकता है जानवर। जो डियर है वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तो आपने हॉर्न बजा दिया, कोई बात नहीं। हाथी सामने खड़ा है, बजाओ हॉर्न, अब वो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसको, लेकिन वो अगर सनक गया ना तो आपकी गाड़ी तोड़ देगा। ठीक है ना। जब हाथी सामने टस्कर खड़ा होता है तो बोला जाता है कि भाई साहब हॉर्न नहीं बजाना है। बिल्कुल नजदीक आ जाए अलग बात है, वो चिढ़ जाएगा, तो वो आपको कई बार बता देगा कि भैया हॉर्न बजाना नहीं है, ठीक है ना। तो वो नॉइस पोल्यूशन है, साउंड पोल्यूशन है, ये आप मत करो। अब सवाल ये उठता है कि जो एनिमल आपके पास आ रहा है, आपके गांव में आ रहा है, तब क्या करना है। जो मान लीजिए उसने आपके जानवर को मार दिया, तो पहले क्या होता था, लोग जहर डाल देते थे। गाय मारी तो गुस्सा हो गए, अभी भी मारते हैं। अभी रिसेंटली 15 दिन के अंदर एक टाइगर मरा है, जहर से मारा गया उसको। थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक चल रहा है कि वो हाथी की जो मौत हुई, जिसमें कि अफ्लाटॉक्सिन से हुई, 10 हाथियों की बांधवगढ़ में, एक मत ये चल रहा है कि उनको जहर दे के मार दिया गया। मतलब जो अफवाहें चल रही हैं, हालांकि न्यूज़पेपर में भी छपी हैं ये बातें कि भाई उनकी फसल खाने आया तो उन्होंने मार दिया, ऐसी बातें। तो ये जो चीज़ हो रही है, ये जो ह्यूमन, फिर बदले में हाथी ने आदमी मार दिया 2 वहाँ पे, है ना। तो सीन ये होता है कि इस वक्त क्या है कि जब सरकार अगर फसल का मुआवजा देती है, तो आपको ये समझना है कि देखिए सोलर फेंसिंग कराओ। सरकार, वैसे तो सरकार को करानी चाहिए, प्रैक्टिकली ये काम सरकार का है कि हर गांव जो कि इसके नज़दीक है उन्हें सोलर फेंसिंग करानी ही चाहिए, क्योंकि गरीब किसान जो अपनी फसल से अपना घर नहीं चला पा रहा, वो सोलर फेंसिंग कहाँ से कराएगा। अब वो क्या करता है, वो करंट लगा देता है। करंट लगाने से अगर टाइगर मर गया, 7 साल के लिए जेल चला गया। वो बचाने गया था 5,000 रुपए की फसल, उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। लेकिन प्रैक्टिकली वो मारना नहीं चाहता था जानवर को, वो सिर्फ अपने बच्चों के लिए फीस का इंतजाम करना चाहता था, राशन पानी खाना, 2 टाइम की रोटी। लेकिन क्योंकि फसल खा रहा था तो उसको कुछ समझ में नहीं आया, जो लोगों ने बोला उसने कर दिया। तो
इसमें दोस्तों सोलर, ये बोर्ड ठीक लग रहा है। हाँ बढ़िया लग रहा है, आपकी फोटो भी लगी है। हाँ जी, सही है। मैं देख लिया। तो ये दोस्तों ये जो बोर्ड लगी है इसमें हमारे प्रधान जी की फोटो लगी है। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, मुझे लगता है 10-15 दिन हुए। हाँ, 10-15। हाँ। तो उसमें दोस्तों अगर आप उसको मारोगे तो जानवर का, देखिए यहाँ पे मैं नहीं बोलता कि जानवर का कसूर है, जानवर को क्या समझ है। अगर डियर आ रहा है तो उसको तो खाना ही है कुछ ना कुछ, और इजी मील, जंगल में जानवर कम हो गए तो लेपर्ड आ रहा है, कुत्ते मार रहा है, बकरी मार रहा है, आदमी को मार रहा है। आदमी को, हाँ नहीं, आदमी को जो मार रहा है वही, उसी के लिए तो मैं इतनी बातें बोल रहा हूँ। उसमें तो तकलीफ है मुझे भी। जब वो जानवर को मार रहा है तो उसमें सरकार अगर मुआवजा बिल्कुल वैसे ही दे दे जैसे गुजरात सरकार देती है। यहाँ दिक्कत क्या होती है, यहाँ कागजी कार्रवाई बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे जैसे गाय, मैंने एक वीडियो बनाया, एक जिम कॉर्बेट में गाय मारी थी, तो गांव वाले क्या करते हैं कि फौरन उसको कांटे से कवर करते हैं, गाय मार दी, क्योंकि उसके कान पे जो टैग लगा होता है वो भी निकाल लेते हैं कि दिखाने के लिए, फिर फॉरेस्ट वालों को बुलाते हैं। अगर तो उस गाय को टाइगर खा ले गया या ले गया जंगल में, कोई सबूत नहीं है, अब नहीं मिलेगा आपको मुआवजा। हाँ, तो उसके लिए हिम्मत का काम है ना दोस्तों कि जहाँ टाइगर ने शिकार किया है वहां आप जाओ और अपनी गाय को कवर करो। टाइगर हमला भी तो कर सकता है, ऐसे में आदमी की जान जा सकती है। और यहाँ जिस गांव में मैं चल रहा हूँ यहाँ तो बकरी मरती है, अक्सर लोग कंप्लेंट ही नहीं करते कि वो कहते हैं 5,000 की बकरी के लिए मैं 5 से 10,000 रुपये खर्चा करूंगा ना ये कानूनी कार्रवाई में, उससे अच्छा भाई 5,000 चलेगा, कोई बात नहीं। कितने गाँव वालों ने मुझे बताया। तो यहाँ पे ये रोल कायदे से सरकार का आता है कि जब गांव पास में है, और सोलर फेंसिंग में ऐसा कोई बहुत ज़्यादा खर्चा आता नहीं है, सस्ती चीज़ है। झटका मशीन 4,000 रुपये की आती है, तार आते हैं, तार में भी आपकी लिमिटेशन है, आप चाहो तो 2 तार लगा दो। अगर बड़ा जानवर आ रहा है ना, हाथी, एक ऊपर एक नीचे चला दो वो, और कम बजट है तो आप एक फेंस लगा दो नॉर्मल, उसके बीच में एक तार चला दो, तो काम तो कर देगा ना। करंट तो मारेगा, थोड़ा बहुत तो जानवर को झटका लगेगा, भाग जाएगा, दोबारा नहीं आएगा। जानवर की मेमोरी बड़ी तेज होती है। तो यहाँ पे जब मुआवजा नहीं मिलता तो इंसान कब तक अपना वो बर्दाश्त। गुजरात में क्यों नहीं होते कॉन्फ्लिक्ट? गुजरात में एकदम टाइम पे मुआवजा मिलता है, तो वो सोचते हैं चलो मर गई, क्योंकि देखिए मैंने पहले भी बताया, इमोशनल लॉस अपनी जगह है, लेकिन आर्थिक लॉस, इकोनॉमिकल लॉस जो होता है ना, वो सबसे होता है। अगर किसी को मान लीजिए गाय बड़ी प्यारी थी, उसको टाइगर ने मार दिया, वो दुखी तो होगा, लेकिन अगर उसकी पैसे उसको मिल गए, वो दूसरी गाय खरीद लाएगा, तो उसको फर्क उतना नहीं पड़ेगा, वो अपना गुस्सा पी जाएगा। लेकिन नहीं तो वो गुस्सा करेगा, वो जहर डालने की घटना या इस तरह की घटना, या फिर मुआवजा के जो मतलब आप, अच्छा इसमें सरकार की भी गलती नहीं है मैं दोनों तरफ की बातें कर रहा हूँ। रीजन क्या है कि जो फॉरेस्ट गार्ड थे, मैंने उनसे पूछा था कि कब मुआवजा मिलेगा इन लोगों को, तो उन्होंने कहा था कि 3 साल बाद, 5 साल है, क्योंकि बोले 3 साल पहले तक के नहीं मिले। अच्छा, इतनी जो प्रक्रिया थी, सिस्टम था कि वो करना है, तो मैंने कहा इतना लंबा प्रोसीजर, तो बोले भाई साहब जो लावारिस गाय है ना, उनका भी क्लेम कर देते हैं लोग। जो जैसे लावारिस गाय मारी, वो फोटो खींचेंगे और बोल देंगे मेरी गाय मार दी, क्योंकि एक गाय मारने पे 30,000 रुपये का मुआवजा है, 30,000। तो अगर 3 लावारिस गाय मर गई, क्लेम कर दिया, 90,000 मिल जाएगा। तो अब सरकार भी क्या करे, ऐसा तो नहीं रेवड़ी बांटती रहेगी, है ना। तो ये हमारे आपके समझ जो जागृति फैलाने वाली बात है कि इसमें हम आप डायरेक्टली कुछ कर सकते हैं। कि पहली बात तो ये है कि जो सोलर फैंस है गवर्नमेंट ही करे, इसमें तो क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी के खेतों को नुकसान कर रहा है तो अवेयरनेस फैला सकते हो आप कि भाई जो एनजीओज हैं, मान लीजिए डायरेक्टली सरकार नहीं कर रही तो एनजीओज कर दे कि भाई ऐसा एक जगह है राजस्थान में, जवाई, वहां पे उन्होंने बड़े अच्छे से इस बात को इम्प्लीमेंट किया है कि लेपर्ड पहले कॉन्फ्लिक्ट होता था, लेकिन जब उन्होंने एक तो धार्मिक मान्यता से जोड़ा उसको, उन्होंने क्या किया, एक तो धार्मिक, वहाँ माता रानी का मंदिर है, तो ये माना गया कि भाई माता रानी का ही वाहन है। मतलब देखिए, माता रानी के वाहन को टाइगर को भी बोलते हैं, लायन को भी बोलते हैं, कहीं कहीं लेपर्ड को भी बोलते हैं। तो उन्होंने कहा भाई तुम्हारी बकरी को लेपर्ड ने मारा, तुम ये मान लो कि माता रानी को तुमने चढ़ावा चढ़ा दिया और तुम्हारे इस पैसे को हम देंगे। कुछ लोग हैं आगे आए वहाँ पे, तुम्हारे नुकसान की भरपाई हम करेंगे। तो फिर वो नुकसान नहीं करते ना, उनके तो भाई ठीक है, उन्होंने कहा माता रानी को चढ़ावा चढ़ गया और उनको वो लोग आके पैसा दे देते हैं।
तो लोगों ने नुकसान करना बंद कर दिया। अब क्या है कि बिल्कुल बगल से लेपर्ड निकल जाएगा खेत में से, आदमी को नहीं मारेगा। उसे मालूम है कि आदमी मुझे कोई नुकसान पहुंचाता ही नहीं है। मंदिर के आपको कितने वीडियो मिल जाएंगे, पुजारी जी वहां पे दिया जला रहे हैं, बगल की रॉक में लेपर्ड बैठा है। जबकि वहां पे प्रे बेयर्स बहुत ज्यादा है नहीं। वहां अगर आप नेचुरल प्रे बेयर्स की बात करोगे तो पीकॉक ही है, बाकी डियर वगैरह बहुत कम है। ज्यादातर वो आपकी जो वॉल्केनिक रॉक्स होती है ना, क्या बोलते हैं मुझे, जो हिंदी में तो नाम मुझे याद है, आग्नेय चट्टान बोलते हैं उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा। वो देखने में ग्रेनाइट लगता है लेकिन वो ग्रेनाइट नहीं होता, वो अलग तरह की रॉक होती है। मैं गया हूँ, मेरा वीडियो मिल जाएगा आपको, बेरा सफारी विवेक अवस्थी आप लिख देना तो आपको मिल जाएगा। वैसा अगर पूरे हर जगह कर दिया जाए कि एनजीओ, देखिए फिर दोस्तों गुलाबी आंखें चमक रही हैं, सामने जानवर है कार्निवोरस, दूर से दिखा है मुझे, क्योंकि ये नहीं, अब मुझे लग रहा है कि हरी है। एक बार तो मुझे लगा था कि गुलाबी है। गुलाबी आंखें दोस्तों, वैसे गुलाबी वाइट पे पिंक कलर वाली टाइगर की होती है, और ऑरेंज कलर की या पिंक पे वाइट कर दो वो लेपर्ड की होती है। यहाँ चमकी थी लेकिन अभी सामने नहीं आ रही है। यहाँ कहीं चमकी थी दोस्तों, इधर कहीं, और वो निगाह नीचे झुका लिए, पूरे संभावना है कि लेपर्ड है। क्योंकि अगर तो गाय होती तो खड़ी रहती, गाय को छुपने से हाँ वो है ना, उधर है, वो हमारी रोशनी देख के उधर चला गया है। और ये पक्का लेपर्ड या टाइगर है, क्योंकि हट गया। लेपर्ड की संभावना 90% है, क्योंकि वो बार बार हट जा रहा है। गाय वो उधर है, गाय होती ना दोस्तों तो वो उसको हटने से मतलब, उसको गाड़ी से कोई मतलब नहीं था। तो क्योंकि ये आपको मालूम है कि ये टाइम लेपर्ड के निकलने का टाइम है, और वही हो रहा है, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। ये जंगल है, ये गांव है, वो इधर आ रहा है गांव की तरफ बकरियों के चक्कर में। सामने। हाँ, तो जो हम बातें कर रहे थे इतनी देर से, वो लाइव डेमो देने आ गया। आपके गांव में कितने मारे बघेरे ने? बछड़े मारे, बहुत मारे ना, मारता रहता है। आए दिन ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन ना मारता ना, है ना, मतलब महीने में मार देता है कितने? महीने में तो पता नहीं कितना मार। अच्छा, मुआवजा मिलता है? मुआवजा तभी तक करेंगे जब वो कुछ करेंगे। कार्रवाई करते ही नहीं लोग ना। अब क्या, वहाँ वो करो, पड़ोसियों को बुलाओ, वो करो, दुनिया भर के नखरे हैं उनके। हाँ। ये करके लाओ, वो करके लाओ। हाँ, वही है दोस्तों, एक तो हम कर सकते हैं ना, अगर ये कानूनी प्रक्रिया थोड़ा सा इजी हो जाए, लेकिन उसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम भी है कि लोग फर्जी भी, जब इजी हो जाता है तो बताया ना, लावारिस गाय को भी लोग बोल देते हैं कि भाई लावारिस गाय को बहुत ही कम परसेंट है। वो उधर कॉर्बेट में तो मुझे बताया कि भाई साहब इतने क्लेम आते हैं लावारिस गाय के। नहीं हाँ। ऐसे कुछ सब झूठी भाई है कि लावारिस गाय का कोई अच्छा ऐसा नहीं है। हाँ। नहीं, बिल्कुल ये तो झूठी अफवाह है ये। हाँ, तो देखिए अब ये हमारे साथ तो गांव के प्रधान बैठे हैं, इनका तो डायरेक्ट वास्ता है, तो ये बता रहे हैं कि ऐसा नहीं करते हैं। और वो वही होता है ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। हाँ, ये है कि एक आदमी ने कर दिया, अब वो डिपार्टमेंट ने पकड़ लिया और गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। कि अब उसके चलते जितने बेचारे सीधे साधे आदमी हैं, वो जिनको कि कानूनी पचड़े में पड़ना नहीं है, वो सोचते हैं, वो जब मैंने पहले भी एक बताया तो गांव वाले बोलते हैं कि अपनी दिहाड़ी का नुकसान करो और जाओ जेब से करो, 5,000 की बकरी, 5,000 खर्चा करो, कौन जाए। तो चलिए, जो अपना दोस्तों टॉपिक चल रहा था, इसको और चर्चा करेंगे। अभी बहुत कुछ है इस बारे में बोलने के लिए, क्योंकि अब तो पहुंच गए हम। तो इस बारे में सारे लोग अवेयर हों तो बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा, और ये वो चीज़ें हैं जिनसे हम ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को रोक सकते हैं। तो चलिए, आज तो वीडियो एंड करता हूँ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।